हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। दोस्तों, जब हम द्वंद्व उभरने के संदर्भ में बात करते हैं तो किशोरों में द्वंद्व कब उभरते हैं? आपका सही उत्तर होगा अवसरों की प्रतिकूलता, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है कि अवसरों की प्रतिकूलता के कारण किशोरों में द्वंद्व उभरते हैं। ऑप्शन बी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यचर्या किसको बोलेंगे? आपका सही उत्तर होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम पाठ्यचर्या कहलाती है। दोस्तों, जब हम पाठ्यचर्या के संदर्भ में बात करते हैं तो पाठ्यचर्या विद्यालय में जो संपूर्ण कार्यक्रम होता है, और इस संपूर्ण कार्यक्रम में विद्यालय की शैक्षिक व सहशैक्षिक जो क्रियाएं होती हैं, शैक्षिक व शैक्षिक के साथ साथ कौन सी सह शैक्षिक, ये दोनों प्रकार की क्रियाएं जब सम्मिलित होती है तब हम उसको क्या कहेंगे? पाठ्यचर्या। चलिए, अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया है। तो दोस्तों, जब हम डिस्लेक्सिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं या हम अधिगम अक्षमता के संदर्भ में बात करेंगे तो ये डिस्लेक्सिया क्या होती है? एक अधिगम अक्षमता होती है। और अधिगम अक्षमता, अगर आपसे सवाल पूछे कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा सैमुअल किर्क के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? आप बोलोगे सैमुअल किर्क के द्वारा। तो सैमुअल किर्क ने क्या किया था कि सबसे पहले कब? 1963 में, सन ध्यान रखेंगे, 1963 में क्या किया सैमुअल किर्क ने कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, कि अधिगम अक्षमता जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? आप बोलोगे सैमुअल किर्क ने। कब किया? 1963 में। और सैमुअल किर्क ने जब अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया था तो डिस्लेक्सिया हमारी क्या होती है? एक प्रकार की अधिगम अक्षमता कहलाती है। और डिस्लेक्सिया किसको बोलेंगे? पठन संबंधी जो समस्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। अब यहाँ पे होना था कि टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य, तो टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालक हम या फिर सामान्य बुद्धि किसको बोलेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 90 से 110 के बीच की जो बुद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य बुद्धि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जब बच्चों को कोई नियम सिखाना हो तो शिक्षक क्या करेगा? किसका प्रयोग करेगा? आगमन विधि का। किस विधि का प्रयोग करेगा? आगमन विधि का। और ये जो आगमन विधि होती है, इस आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? आप बोलोगे अरस्तु। अरस्तु के द्वारा दी गई है कौन सी विधि? आगमन विधि। किसके द्वारा दी गई है? अरस्तु के द्वारा। तो चलिए, अगला सवाल है, अगला सवाल श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? हमारा सही उत्तर होगा अच्छा लेख। और अच्छे लेख के साथ साथ लिखने में स्पष्टता ये भी होनी आवश्यक है, और अच्छा लेख होना भी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, अच्छा लेख और अच्छे लेख के साथ साथ स्पष्टता या फिर स्पष्ट लिखना ये भी आवश्यक होता है। चलिए, अगला सवाल है, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। दोस्तों, जब हम भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में बात करते हैं तो बुद्धि का ये भूल भुलैया परीक्षण ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आप बोलोगे पोर्टियस के द्वारा। किसके द्वारा? पोर्टियस के द्वारा। तो पोर्टियस के द्वारा ये बुद्धि का भूल भुलैया परीक्षण दिया गया है। और ये किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होता है? आपका सही उत्तर होगा 5 से 10 वर्ष के उम्र के जो बच्चे होते हैं ये उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। और ये बुद्धि का भूल भुलैया परीक्षण ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, या फिर तो आप बोलेंगे किसके द्वारा ये दिया गया है? आप बोलेंगे पोर्टियस के द्वारा। तो चलिए, अगला सवाल है, समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की प्रक्रिया क्या होती है? आपका सही उत्तर होगा गतिशील। गतिशील क्या कहलाती है? समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला सवाल है,
शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आपका सही उत्तर होगा वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? आपका सही उत्तर होगा धैर्य व दृढ़ता। तो धैर्य व दृढ़ता ये क्या होती है? शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए या फिर महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों, जब हम शिक्षक के गुण व विशेषताओं के संदर्भ में बात करते हैं तो शिक्षक के गुण व विशेषताओं को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं या फिर 3 प्रकार से पढ़ते हैं हम। 3 प्रकार से होनी चाहिए शिक्षक की विशेषताएं। एक होता आपका एक होता है व्यक्तिगत गुण। क्या होगा? व्यक्तिगत गुण। पहला होगा आपका व्यक्तिगत गुण। शिक्षक की विशेषताओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। पहली जो विशेषता होगी शिक्षक की वो होगा आपका व्यक्तिगत गुण। और इस व्यक्तिगत गुण में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होंगी? एक होगा आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, स्पष्टवादिता होनी चाहिए। तो ये सारे जो गुण हैं ये किस में होने चाहिए? व्यक्तिगत गुण में आएंगे ये। और अगला नंबर 2 जो होता है हमारा व्यावसायिक गुण। नंबर 2 में क्या आएगा? आप बोलोगे व्यावसायिक गुण। नंबर 2 में आप रखोगे व्यावसायिक गुण को, व्यावसायिक गुण। और इस व्यावसायिक गुण में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होंगी कि विषय का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। क्या होना चाहिए? विषय का ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय का शिक्षक है, उदाहरण के लिए शिक्षक विज्ञान का शिक्षक है तो विज्ञान विषय का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का शिक्षक है तो हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात जिस विषय का शिक्षक है उस विषय का शिक्षक को क्या होना चाहिए? गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, अर्थात डीप नॉलेज होना चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए, गहन नॉलेज होना चाहिए। अगला है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक के में क्या होनी चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होनी चाहिए, अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो ये तमाम जानकारियाँ होनी चाहिए शिक्षक को। ये हमारा व्यावसायिक गुण में इंक्लूड है। और अगली नंबर 3 आप ध्यान रखोगे, नंबर 3 में क्या आता है? सामाजिक गुण। नंबर 3 बोलेंगे कि शिक्षक की जो तीसरा जो गुण है या फिर विशेषता है वो होगा आपका सामाजिक गुण। और सामाजिक गुण में क्या होनी चाहिए? समानता की भावना होनी चाहिए और सामाजिकता की भावना होनी चाहिए, नेतृत्व की भावनाएं होनी चाहिए। तो ये जो तमाम जो विशेषताएं हैं ये शिक्षक की होनी चाहिए। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता या महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? आप बोलोगे कि शिक्षक को धैर्य व स्पष्टता होना चाहिए और उत्सुकता भी होना चाहिए, शिक्षक विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है क्या होना चाहिए कि धैर्य व स्पष्ट दृढ़ता होना चाहिए। धैर्य व दृढ़ता, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।